हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगेन हम लोग वापस आ चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लेक्चर पर। ठीक है, तो आज हम लोग का लेक्चर 7 होने वाला है। आपको मैं पूरी तरह गारंटी के साथ बताता हूं कि लेक्चर के खत्म होने तक आपको क्या करना है, मोनोटोनिसिटी की पूरी नॉलेज आप लोग को हासिल हो जाएगी। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को वादा करता हूं। बस आपका एक काम है, आपको लास्ट तक वीडियो देखना है और पूरा डाउट को पूरा क्लियर रखना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, रिगार्डिंग जेईई प्रिपरेशन एंड नीट। ठीक है, तो आज हम लोग एप्लीकेशन डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं लेक्चर 7 में, मोनोटोनिसिटी पे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग का पहला जो टर्म है मोनोटोनिसिटी, ठीक है, ये कहां से आया? ये जो वर्ड है इस पे पूरा थोड़ा सा फोकस करेंगे। मोनोटोनिसिटी आया है मोनोटोनस वर्ड से। ठीक है, मोनोटोनस वर्ड से आया। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? एक जैसा। ठीक है, आप लोग ध्यान दो, मोनोटोनस का मतलब एक जैसा। मतलब अगर किसी फंक्शन का नेचर एकदम कांस्टेंट रह रहा है, नेचर कांस्टेंट रह रहा है, मतलब या तो वो पूरा बढ़ रहा है, ठीक है, या अगर आप लोग ग्राफ खींचोगे तो, नहीं तो वो क्या होता है, बेसिकली पूरा गिर रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं मोनोटोनस नेचर, मतलब एक जैसा नेचर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये फंक्शन आपको दिख गया, ये मोनोटोनस है, ये मोनोटोनस है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी एग्जाम्पल भी है कि जब यहाँ पे फंक्शन मोनोटोनस नहीं होगा, जैसे मान लीजिए हम लोग का यहाँ पे बढ़ रहा है लेकिन फिर ये यहाँ पे गिरने लगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस फंक्शन इज नॉट मोनोटोनस। ठीक है, तो ये हम लोग का बेसिक मतलब बेसिक पहला वर्ड क्लियर हुआ इसके मतलब का। तो इसी तरह से मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ते हैं और बहुत प्यारा टॉपिक है। इस पे नंबर आना आप लोग का निश्चित है अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं कि मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन कैसा होता है। जैसे कि आपको बताया, या तो पहले काइंड जैसा हो सकता है, नहीं तो दूसरे जैसा हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y = fx, तो वो आप लोग ध्यान से देखो, वो तो या तो सिर्फ बढ़ सकता है या तो सिर्फ घट सकता है। ठीक है, अगर हम लोग को मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं तो उसी तरह से इनको दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला होता है जो आप लोग को टाइप 1 देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मतलब एक ऐसा फंक्शन जो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग मोनोटोनस फंक्शन। सिमिलरली अगर एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसी को हम लोग जल्दी से ग्राफिकली और अलजेब्रिकली समझ लेते हैं तो आप लोग की पूरी कॉन्सेप्ट हो जाएगी क्लियर। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला हम लोग का इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसा कि आप लोग को जस्ट बताया, ग्राफ देखो एकदम क्लियर है। यहाँ पे नोटिस करने वाला क्या बात है, जैसे कि आप फंक्शन में आगे बढ़ते जाओगे, मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं जैसे आगे आगे आ रहा हूँ, बेसिकली फंक्शन का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। फंक्शन का वैल्यू बढ़ने का मतलब x1 से अगर x2 गया, ठीक है, मतलब बेसिकली x1 से बढ़ के x2 गया, हम लोग राइट एक्सिस की तरफ बढ़े, तो y1 की भी वैल्यू कहाँ बढ़ी, y1 की वैल्यू y1 से y2 हो गई। ठीक है, मतलब y की वैल्यू y1 से y2 हो गई, तो मतलब y1 y2 की तरफ बढ़ा। मतलब मैं इससे इन्फेरेंस ये निकाल सकता हूं कि जहां पे x2 अगर x1 से बड़ा है तो y2 भी y1 से बड़ा है, करेक्ट। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। समझ में आया? इसी y2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, f(x2) भी लिख सकते हैं और y1 को हम लोग f(x1) भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप लोग के पास इंक्रीजिंग फंक्शन की बात चले तो हमारे पास सिंपली क्लियर कट आता है कि y = fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। कब? जब अगर x2 > x1 है, इंप्लाइज दैट f(x2) > f(x1) होगा। क्लियर, एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, देन हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने इंक्रीजिंग फंक्शन देखा, उसी तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो अभी तक आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग एक लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं कर्व की तरफ, है ना, कर्व को ट्रेस कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसमें क्या करना है, आप लोग लेफ्ट से राइट में आओगे तो x1 तो बढ़ गया, x1 से x2, लेकिन जो हम लोग का y1 है ना, बेसिकली y2 है, जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे थे, ये घट रहा है। मतलब आप लोग इस ध्यान से देखोगे, हम लोग के पास y = fx अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, MDC फॉर एग्जांपल, MDF मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, इसका मतलब क्या है, अगर x2 को हम लोग बड़ा करें x1 से तो f(x2) क्या होता है, छोटा हो जाता है f(x1) से। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है और इसी पे बेस्ड ये पूरा हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ये लेक्चर है। ठीक है, अब इसको हम लोग ये कर्व में भी ट्रेस करते हैं। देखिए x1 से हम लोग x2 तो जा रहे हैं, राइट, लेकिन जो हम लोग को y1 है, हम लोग का y1 क्या है, हम लोग का y1 ये है, ये यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ये y1 है, ये y2 है। मतलब बेसिकली क्या है, y1 की वैल्यू घट रही है, हम लोग ऊपर से हम लोग को नीचे आना पड़ा है, भले ही हम लोग कर्व में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे, x2 अगर बड़ा हुआ x1 से, लेकिन f(x2) f(x1) से छोटा हो जाता है। ठीक है,
तो ये हो गया ऑल अबाउट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। इस पे हम लोग थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करेंगे और एक नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन पे, ठीक है, कोई अलग नहीं है, बस इस पे सेम टू सेम चीज है। ये फर्स्ट वाले का ही इंक्रीज, बेसिकली मैं बोलूंगा कि एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन आप बोल सकते हो कि इसमें क्या है। आप लोग ध्यान देंगे, हम लोग का x1 तो बढ़ रहा है x1 से x2 की तरफ, ठीक है, x1 तो बढ़ रहा है x1 से x2 की तरफ, लेकिन जो फंक्शन है वो घट रहा है ना। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन ये डिक्रीजिंग फंक्शन के बराबर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बीच में एक ऐसा पोर्शन भी आएगा जहां पे वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट। आप लोग को थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, मैं फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास x2 ग्रेटर, हमेशा हम लोग x1 से x2 की तरफ बढ़ रहे हैं, x1 से जा रहे हैं x2 की तरफ, लेकिन अगर हम लोग f ऑफ x1 लगा दें और f ऑफ x2 लगा दें, ठीक है, तो नॉन इंक्रीजिंग मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग होना चाहिए, लेकिन नॉन लगाने का कोई मतलब है कि एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जहां पे fx1 से fx2 आप लोग जा रहे हो, x1 अगर हम लोग जा रहे हैं x2 ग्रेटर देन x1 देख रहे हैं, तो fx2 लेस देन fx1 होगा, है ना, लेकिन बीच में इक्वल टू भी आ सकता है, बस सिंपल यही मतलब था, ठीक है। मैं आपको फिर से कंपेयर करके बताता हूं। आप लोग नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को देखो, तो ये क्या है, ये नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है ना, इक्वल टू साइन आ जाता है। यही मैं अगर क्या बात करूं, डिक्रीजिंग फंक्शन में बात करूं, तो इसमें क्या होगा, x2 x1 से बड़ा होगा, लेकिन fx2 हमेशा fx1 से छोटा होगा, ठीक है, बस यही अंतर है। मतलब एक इक्वल टू का अंतर आ जाता है। मतलब आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमेशा जो फंक्शन है वो x2 से x1 बड़ा हुआ, लेकिन एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पे fx2 और fx1 की बराबर हो सकती है वैल्यू। बेसिकली ऐसा कर्व आ सकता है जहां पे ये इसका टेंजेंट डालोगे तो वो बेसिकली पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है, मतलब x1 x2 पे दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या है, वो फंक्शन पूरा गिरेगा, है ना। इस कर्व को ध्यान से देखो, ये हम लोग का हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, लेकिन हम लोग का एक नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हुआ, नीचे तो गिर रहा है, लेकिन थोड़ा देर कांस्टेंट होके भी नीचे गिर रहा है। मतलब ये कभी बढ़ा नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा गिरा, राइट। आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब पूरा हर सेकंड हर x के साथ वो गिर रहा है फंक्शन, लेकिन जो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा उसमें ऐसा लाई कर सकता है प्लेस जहां पे fx1 fx2 के बराबर हो सकता है, ठीक है, सिंपल यही मतलब था। तो ये एक था, उससे हम लोग एक नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन की भी बात कर सकते हैं, जो हम लोग का चौथा बन जाएगा। इसको मैं सीधा इंक्रीजिंग फंक्शन से कंपेयर करूंगा। ग्राफ देखो, ये हम लोग का हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब x1 यहाँ पे है, x2 हम लोग का यहाँ पे है, तो लेकिन fx1 और fx2 हमेशा एक दूसरे से बड़ा रहा, मतलब fx2 हमेशा fx1 से बड़ा रहा। तो इस केस में क्या होगा, x1 जो है ना, मैं x2 कैसे बोलूं, x2 x1 से बड़ा रहेगा, इस केस में भी x2 x1 से बड़ा रहेगा, लेकिन जो चेंज आएगी यहाँ पे आएगी कि fx2 हमेशा fx1 से बड़ा रहेगा, ठीक है, ये एक चीज है। और उसी तरह से अगर आप लोग इस वाले में देखोगे, यहाँ पे बस एक इक्वल टू का साइन आ जाता है, fx2 ग्रेटर देन इक्वल टू fx1, तो हम लोग का नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया, मतलब एक इंक्रीजिंग फंक्शन में पूरा सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड बढ़ेगा, लेकिन नॉन डिक्रीजिंग में क्या होगा, बीच में एक ऐसा रीजन आ सकता है जहां पे टेंजेंट होती है पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, वो लेकिन उसके बाद फिर बढ़ेगा। मतलब दिस इज अबाउट नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आया? तो इसको हम लोग जल्दी से सीख लेते हैं थ्रू एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग ने ग्राफिकली इसको जाना, ग्राफिकली समझा, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ग्राफिकली समझने के बाद हम लोग इसको डिफरेंशिएशन की तरफ से भी समझेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन को हम लोग उसमें यूज करें तो इसका हम लोग कैसे एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे बच्चों, अगर हम लोग इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं आपको कर्व पे तो टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाता हूँ। टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में आप कहीं भी टेंजेंट डालो, ऐसे डाले, ऐसे डाले, ऐसे डाले, ऐसे डाले, ठीक है। तो मतलब ये हमेशा जो x एक्सिस के साथ है वो कितना बना रहा है, वो
एक्यूट एंगल बना रहा है। एक्यूट एंगल बना रहा है मतलब tan थीटा इसकी पॉजिटिव है ना। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव इसका हमेशा पॉजिटिव होता है, बस यही याद रखना है आप लोग को, ठीक है, समझ में आया। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा क्योंकि बीच में एक पैरेलल वाला भी जगह आ रहा है। लेकिन जो हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, इस पे जो डेरिवेटिव होगा वो हमेशा, चाहे आप एक ऐसा एग्जांपल हो सकता है देन एक इंक्रीजिंग फंक्शन का, हम लोग मैं प्रीवियस स्लाइड पे ही चलूं तो उसमें आप देखोगे आप लोग इस पे कहीं पे भी अगर आप लोग टैंजेंट डालेंगे तो हम लोग के पास क्या होगा, टैंजेंट आप कहीं पे भी डालोगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है, हम लोग को पता है कि एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है टैंजेंट टू द कर्व। मतलब आप लोग के पास कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उस पे आप लोग टैंजेंट खींचेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा, राइट। मतलब बेसिकली आप लोग उस कर्व पे हर जगह किसी भी पॉइंट पे टैंजेंट खींचो तो वो नथिंग दैट विल बी इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है। तो उसका टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो एफ डैश एक्स के बराबर होगा। सिंपल यही बात आप लोग को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर समराइज करूँ ये चारों चीज़ों को तो आप लोग ध्यान से देखोगे, मैं चारों कर्व को ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिए। एक हम लोग के पास ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। जैसा कि आप लोग को पता है बिल्कुल कोई चीज नहीं, सबसे पहले एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये हमेशा बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा घट रहा है। लेकिन एक है ऐसा फंक्शन जो बढ़ के थोड़ा कांस्टेंट होके बढ़ रहा है, राइट। लेकिन चौथा फंक्शन है कि जो घट रहा है लेकिन फिर कांस्टेंट हो रहा है फिर घट रहा है। मतलब ये कौन सा फंक्शन है, आप लोग बताएंगे। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये क्या है, नॉन डिक्रीजिंग की नॉन इंक्रीजिंग, ये हमेशा नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन। क्यों, क्योंकि हमेशा बढ़ रहा है। और यहाँ पे हम लोग का ये लास्ट वाला कर्व है तो इस वाले में क्या है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब ये फंक्शन हमेशा कभी भी बढ़ नहीं रहा है, हमेशा घट रहा है। तो अगर मैं इस पहले वाले कर्व पे कहीं पे भी टैंजेंट डालूं तो उसकी स्लोप की वैल्यू एफ डैश एक्स tan थीटा के बराबर वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी, ठीक है। मतलब tan थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव। उस तरह से अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन में देखोगे तो tan थीटा क्या होगा, हमेशा लेस देन 0 आएगा। तो tan थीटा क्या होता है, बेसिकली वो टैंजेंट का स्लोप, मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में यही इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, तो इसको एफ डैश एक्स रखेंगे लेकिन साथ में ग्रेटर के साथ एक इक्वल टू का भी साइन आ जाएगा। उसी तरह से ये वाला जो डिक्रीजिंग फंक्शन का एक्सटेंडेड वैल्यू क्या है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब tan थीटा एक ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे घटेगा तो हमेशा, है ना। आप इधर पे टैंजेंट डालो, इधर टैंजेंट डालो, इधर टैंजेंट डालो, इधर टैंजेंट डालो, तो ओनली इस केस में टैंजेंट का वैल्यू 0 है। बट लेकिन बाकी सारे केस में tan थीटा हमेशा ऑब्ट्यूज, मतलब थीटा हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल है। मतलब tan थीटा की वैल्यू हमेशा 0 से कम है, नेगेटिव है। इसका मतलब हमारे पास f डैश x है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। क्लियर हुआ, यही था ऑल अबाउट हम लोग का इंक्रीजिंग एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। उम्मीद करता हूं आप लोग को कॉन्सेप्ट का बारे में पता चला होगा, क्लियर हुआ होगा। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं और एकदम क्लियर कर लेते हैं कि कैसे इसको समझना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब एक ऐसा हम लोग को fx दिया हुआ है तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर पता करना है। तो इंक्रीजिंग नेचर क्या होता है, मतलब वो फंक्शन हमेशा बढ़ना चाहिए। और अभी आप लोग को जैसे बताया इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग है, ध्यान दीजिए, ये नॉन डिक्रीजिंग नहीं है, ये सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा है। उस तरह से डिक्रीजिंग की बात की जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कर्व क्या होता है, नीचे जाता है। मतलब हम लोग का कर्व कुछ ऐसा रहता है, राइट। तो मतलब आप लोग इस पर कहीं पे भी टैंजेंट खींचोगे तो उसका स्लोप क्या होगा, लेस देन 0 आएगा। बस यही काम करना है। हम लोग को fx दिया हुआ है, f डैश x निकाल लेंगे तो हम लोग का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर पता चल जाएगा, ठीक है। सेम काम करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्ट। तो 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है गाइस, हम लोग को पता है nx x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx। इसका dy by dx होता है n x टू द पावर n माइनस 1। मतलब जो n वाला जो ऊपर पावर चढ़ा है उसको इधर हम लोग ले आएंगे और पावर 1 घटा देंगे, ठीक है। कोफिशिएंट ले आएंगे और उसमें फिर n माइनस 1 मतलब पावर में 1 रिडक्शन कर देंगे। तो 2x क्यूब मतलब 2 इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो 3 हम लोग का जो हम लोग का पावर चढ़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा कोफिशिएंट में, और जो पावर है वो 1 घट जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। माइनस क्या है, नेक्स्ट टर्म है हम लोग का 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं तो 21 इंटू 2x के पावर 2 माइनस 1 1
प्लस 72 और x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया। तो इसको मैं अगर ध्यान से करूं तो मैं इसके पास मेरे पास टर्म क्या आ जाएगा, 6x² आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21 इंटू 2 42x प्लस 72, ठीक है। तो मैं इसमें मेरे को 6 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे x² हो जाएगा, माइनस 6 7 जा 42 प्लस यहाँ पे कितना देगा 12 6 जा 72, मेरे को ये आ गया, f डैश x आ गया। एक और काम कर सकते हैं, f डैश x में हम लोग 6 के साथ हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ये मेरे को दिख रहा है ये x - 4 है, x - 3 है, ठीक है, क्योंकि x² - 7x प्लस 4 3 12। तो इसको क्या करना है हम लोग को, f डैश x हम लोग का आ गया। नेक्स्ट स्टेप करना है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ध्यान देंगे बच्चों, सिंपल बताया भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अगर f डैश x 0 से बड़ी हुई तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगी। मतलब इसका जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू आप देखो, x की वैल्यू मैं अगर नंबर लाइन खींचूं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा इसके रूट्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इस वाले फंक्शन पे पूरा फुल फोकस रखना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब हम लोग लेट से x की वैल्यू 10 रखते हैं, 10 है ना, 10 - 4 10 - 3, मतलब ये इस 4 के आगे जो भी नंबर लूंगा तो वहां पे पॉजिटिव आ जाएगी। और उसके बाद तो सिंपली इसका ऑल्टरनेट चलता है, मतलब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस। मतलब f डैश x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग का सिंपली आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से 3, ठीक है, यूनियन 4 से इंफिनिटी। किसी को कोई डाउट? मतलब मैंने क्या किया, -∞ और +∞ को स्ट्रेच किया, इस वाले रीजन में पूरा प्लस है तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। उसी तरह से इस वाले रीजन में भी पूरा प्लस है तो 4 से इंफिनिटी हम लोग का हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डिक्रीजिंग फंक्शन भी निकाल लेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कहां पे फंक्शन नेगेटिव है, 3 से 4 के बीच में, तो x बिलोंग्स टू 3 से 4 हम लोग का आ गया डिक्रीजिंग फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो ये हम लोग का आ गया, बेसिकली यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ऑलराइट, एक और क्वेश्चन देखेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, पूरा पुख्ता करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट को। करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखना है सेपरेट द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगेन fx देर मेरे को दिख रहा है, राइट, और मेरे से जस्ट पूछ रहा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मतलब आंख बंद करके डिफरेंशिएट कर दो और वैल्यू निकाल लो आंसर का, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, fx की वैल्यू मेरे को पता है वो x - e के पावर x है, तो मैं क्या करूंगा f डैश x कर दूंगा, तो डिफरेंशिएट करूंगा x को, तो x का पावर 1 है, इसका मतलब nx टू द पावर n - 1 1 इनटू x के पावर 1 - 1, एनी भैया तो कोई याद होना चाहिए, ये 1 होगा, माइनस e पे पावर x, e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है, तो f डैश x हो जाएगा 1 माइनस e के पावर x, ठीक है। अब मेरे को क्या पूछ रहा है कि मेरे से पूछा है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो पहला मेरा इंक्रीजिंग बोलता हूं, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है f डैश x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 1 माइनस e के पावर x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब मैं इसको रीअरेंज करूं तो 1 ग्रेटर देन e के पावर x और e के पावर x लेस देन 1, ठीक है। तो ये मेरे को एक पॉइंट आया, इससे मैं, ये तो एक पॉइंट आया, इसको सेकंड पॉइंट में और तोड़ूंगा कि अगर मैं इसको डिक्रीजिंग फंक्शन में देखूं तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, f डैश x क्या है, लेस देन 0 हो जाता है, इसका मतलब 1 माइनस e के पावर x लेस देन 0, क्योंकि हम लोग का f डैश x है, इसका मतलब क्या है भाई, 1 इज लेस देन e के पावर x, मतलब e के पावर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम लोग e के पावर x कर्व में आएंगे और हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको एनालिटिकली भी सॉल्व कर सकते हो, और लेकिन एक और तरीका है, ग्राफ से भी सिंपल आ जाएगा। ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। e के पावर x का ग्राफ आप लोग को याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, अभी याद आ जाएगा, ठीक है। e पे पावर x कुछ ऐसा चलता है, यहाँ से आ जाता है, उसका फिर ऊपर सीधा चढ़ता है, राइट। तो ये हम लोग का e के पावर x है। ये पॉइंट हमारा क्या है, x का वैल्यू 0 पे, यानी यहाँ पे है 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू है -∞, यहाँ पे +∞, ओके। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि e के पावर x अगर 1 से छोटा हुआ, इसका मतलब वो फंक्शन बेसिकली वहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। मतलब ये वजह फंक्शन है x - e के पावर x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो मेरे को कॉन्सेंट्रेट अब सिर्फ इस पॉइंट पे करना है, e के पावर x लेस देन 1 पे। तो मैं e के पावर x का ग्राफ बना लूंगा और मैं यहाँ पे नोटिस करूंगा कि ये जो y = 1 लाइन है ना, ये एक नया लाइन ऐड कर रहा हूँ, y = 1। तो ये जो e के पावर x है, ये y = 1 लाइन से हमेशा छोटा है, कहां से कहां तक के बीच में, इस ड्यूरेशन में, इस लिमिट में, दैट इज -∞ से 0 के लिमिट में। मतलब अगर x की वैल्यू -∞ से 0 हो गई तो फंक्शन हम लोग का इंक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये जो फंक्शन है e के पावर x, ये हमेशा, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन y के पावर
y इज इक्वल टू 1, कहाँ से कहाँ तक के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में, मतलब x बिलोंग्स टू, अगर मेरा 1 से बेसिकली 0 से इनफाइनाइट हो जाए, है ना, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, जैसे कि आपको बताया था e पावर x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे भी कर्व बन गया, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट मोनोटोनिसिटी। अब मैं काम करूंगा जल्दी से आप लोगों को कंक्लूजन करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो भाई, कि अगर सिंपल एकदम जैसा क्वेश्चन में पता है एकदम वैसा ही बिल्कुल बाय डिफिनेशन बाय डिफॉल्ट नाम से ही क्लियर है, अगर x2 ग्रेटर देन x1 हो जाए, है ना, और y2 भी ग्रेटर देन y1 हो जाए, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, बढ़ रहा है, खुद में बढ़ रहा है, मोनोटोनस है ना, हमेशा बढ़ रहा है। और उसी तरह से अगर x2 x1 से बड़ा है लेकिन y2 y1 से छोटा हो जाए, तो मतलब क्या है, वो फंक्शन घट रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। और इसको मैं स्लोप के टर्म्स में भी देख लेता हूँ, तो आप लोग को बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब आपकी स्लोप की वैल्यू क्या होगी, 1 से 0 से बड़ी होगी, है ना। स्लोप क्या होता है फिर से बताता हूँ, कि हम लोग मान लो हम लोग का कर्व है, ठीक है, तो उस पे मान लो किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट खींच रहे हो, टेंजेंट खींच रहे हो, ये हम लोग का कर्व है, ये हम लोग का टेंजेंट है, तो टेंजेंट कुछ तो एंगल बनाएगा ना भाई एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है, तो ये थीटा बनाएगा, तो इसका आप tan ले लो, tan थीटा ले लो, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और दैट इज इक्वल टू नथिंग बट एफ डैश एक्स, मतलब वही डिफरेंशिएशन के बराबर होता है। तो वो अगर 0 से बड़ी हुई, मतलब ऑब्वियसली tan थीटा आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है, एक्यूट एंगल की बात हो रही है, कितना भी आप इंक्रीजिंग फंक्शन ले लो, ये वाली वैल्यू हमेशा जो tan थीटा आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, मतलब ये कर्व हम लोग का क्या है, हम लोग का कर्व आ रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब सेम उल्टा काम हो जाए, नीचे गिर रहा है, मतलब आप लोग जब भी टेंजेंट खींचोगे तो वो हमेशा एक्स एक्सिस क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, और हम लोग को पता है सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, और वहां पे tan थीटा हमेशा नेगेटिव होता है। नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब इंक्रीज नहीं करना चाहिए, कुछ भी हो जाए इंक्रीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस वाले में भी केस में क्या है, एफ डैश एक्स जो है वो 0 से छोटी होती है लेकिन इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। मतलब नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ और एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। उसी तरह से अगर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाए, मतलब फंक्शन हमेशा डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, तो आप कितना भी इसमें टेंजेंट खींच लो, कोई भी खींच लो, तो उसकी जो tan थीटा आएगी वो हमेशा लेस देन 0 आएगी, क्योंकि थीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर एंगल हो तो उसे ऑब्ट्यूज बोलते हैं, और वहां पे हम लोग की tan थीटा की वैल्यू छोटी होती है 0 से, ओके, तो इसको बोलते हैं 0। और कुछ कुछ छोटे पॉइंट्स और हैं, आप लोग ध्यान देंगे कि अगर fx की वैल्यू जहां पे 0 जा रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेशनरी पॉइंट्स बोलते हैं या क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं हम लोग। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो देखे, है ना, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू भी 0 देखे, लेकिन अगर ऐसा भी तो पॉइंट जहां पे 0 होगा तो उसको क्या बोलते हैं, उन पॉइंट्स को, उन x1 y1 को हम लोग स्टेशनरी या क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। मोनोटोनस कब बोलेंगे फंक्शन को, जब वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ता है या सिर्फ और सिर्फ घटता है, मतलब हम लोग का मोनोटोनस फंक्शन या तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा, मतलब इट इज ओनली 1 एंड 2, ठीक है। ऐसा तीसरा चौथा कुछ नहीं होता है कि मान लो साइन थीटा का कर्व है ना, साइन एक्स का ग्राफ आप लोग सबको याद है ऐसा दिखता है, तो ये बिल्कुल मोनोटोनस नहीं है, मतलब कभी बढ़ रहा है भाई, कभी घट रहा है ना, कभी बढ़ रहा है फिर कभी घट रहा है, तो दिस इज नॉट मोनोटोनस, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब अगर अभी भी आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट करेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।